नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्लो पीसीएस में। साथियों, ये क्लास है हमारी पंचायती राज की। आप में से बहुत सारे लोग पंचायती राज जो है पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, और बहुत सारे लोग कुछ नए भी जुड़े हैं जो कि बीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको मैं आपको बता दूं कि बीपीओ की तैयारी करने के लिए आपको कोई भी पेड बैच अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कोई पेड बैच मत लीजिए। अगर आप पैट में अच्छा स्कोर रखते हैं, अगर आपका पैट में 75 प्लस स्कोर है, तो फिर आप अभी से ही बीपीओ की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अभी से ही आप जो है बीपीओ की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपका स्कोर 75 प्लस है पैट 25 में, ठीक, और अगर आपका स्कोर पैट 25 में कम है, मान लीजिए 60-65 है, तो फिर मुझे लगता है आपको ऐसे में फिर पैट 26 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और जब आपका पैट 26 अच्छे से हो जाए, उसमें आपका 70-75 नंबर आ जाए, तब आप बीपीओ की तैयारी स्टार्ट करना, ठीक है। क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो इससे कम नहीं जाएगा, किसी भी हालत में 70 नंबर से कम नहीं जाएगा। तो बीपीओ के बारे में थोड़ा सा ये मुझे आप लोगों से बातचीत करनी थी, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक पे वापस लौटता हूँ। देखिए, पंचायती राज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और अभी जो टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मेनली, वो है कौन सा साथियों? वो है पंचायती राज एक्ट 1947, जिसमें कुल 9 अध्याय हैं और कुल 119 धाराएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, यानी अध्याय 7 तक हम अपना पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें थी वो सब की सब हम लोग कवर यहाँ कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, ठीक है। और इसमें जो धारा हम आज पढ़ने वाले हैं वो होगी साथियों 95, और धारा 95 नहीं 97, और धारा 8 का नाम, और अध्याय 8 का नाम है दंड एवं प्रक्रिया। ये आज हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं पंचायती राज एक्ट 1947 में। 9 अध्याय हैं, 8वां हम पढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय आज हम पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। एक अध्याय हमारा बचेगा और कुछ धाराएं बचेंगी, और हमारा पंचायती राज एक्ट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर आप बीपीओ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो बिना किसी दिक्कत के हमारे चैनल को आप फॉलो करो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो आप लोग। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे मेरे लेक्चर के नोट्स फ्री में मिल जाते हैं। वहाँ से आप उन्हें पढ़िए, ना समझ में आए मेरा लेक्चर आप देखिए, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे, जो कि है अध्याय 8 दंड एवं प्रक्रिया। अब अध्याय 8 में जो पहली धारा है साथियों वो है धारा नंबर 97। अब धारा नंबर 97 क्या है? धारा 97 ये क्या है? ये है अधिनियम के, अधिनियम मतलब पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1947 का उल्लंघन करने पर जुर्माना। यानी धारा 97 कहती है साथियों कि अगर आपने पंचायती राज एक्ट 1947 का उल्लंघन किया किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, तो ऐसे स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना अथवा दंड का प्रावधान है, ठीक है। अगर आप पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई के अंतर्गत आपके ऊपर दंड अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 500 रुपये तक होगा। तो 500 रुपये तक का दंड आपके ऊपर लगाया जा सकता है अगर आप पंचायती राज अधिनियम 1947 का उल्लंघन करते हो तो इसको एक तरीके से कानूनी जामा पहना दिया गया है कि आपको पंचायती राज एक्ट 1947 फॉलो करना ही है, इसको समझना ही है, और इसके नियमों की आपको, इसके जो नियम हैं उनको फॉलो करना है और उनका पालन करना है। तो ये है धारा नंबर 97। धारा नंबर 98 में खास कुछ है नहीं, तो आगे हम देखेंगे धारा नंबर 99।
चलिए, धारा नंबर 99, अगर हम धारा नंबर 99 की बात करें तो धारा नंबर 99 कहती है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति, यहाँ लिख देता हूँ, ग्राम पंचायत की संपत्ति, जैसे, अब ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत में बहुत सारी चीज़ें ग्राम पंचायत की संपत्ति के अधीन आ सकती है, जैसे पंचायत भवन, कॉमा, बारात घर, कॉमा, पार्क। जैसे पंचायत क्या करती है, पार्क भी बना सकते हो। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखना मनरेगा पार्क। मेरी पंचायत में एक मनरेगा पार्क बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। तो ग्राम पंचायत की जो संपत्तियां हैं, जैसे पंचायत भवन हो गया, बारात घर हो गया, मनरेगा पार्क हो गया, इसके अलावा पंचायत की कोई नाली हो गई या फिर पंचायत की कोई दीवार हो गई जिसको पंचायत ने बनवाया है अपना पैसा खर्च करके, तो इसको नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर आप जो पंचायत की संपत्ति है, देखिए पंचायत की संपत्ति का मतलब हो गया सरकारी संपत्ति, तो अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इसके अंतर्गत आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो जुर्माना होगा, ये जुर्माना होगा 1000 रुपए तक। ठीक, 1000 रुपए तक आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर आप पंचायत की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो अगर आप पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी राशि 1000 रुपए तक हो सकती है। ये जुर्माने की राशियां पेपर में आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, तो इनको अच्छे से आप लोग देख लेना और नोट करते जाना साथ साथ। ठीक है, ये हुई धारा नंबर 99। आगे बात करते हैं, आगे है धारा नंबर 100। धारा नंबर 100। अब धारा नंबर 100 क्या है? धारा नंबर 100 है जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा। पंचायत द्वारा जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा, यानी अगर पंचायत ने आपको लेकर के कोई नोटिस जारी किया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, इसका मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल बताता हूं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने दैनिक नौकरी में। ठीक, तो चूंकि मैं भी जो है पंचायत सचिव हूं तो उस लिहाज से मैं इसका बेहतर आपको उदाहरण दे सकता हूं। तो जैसे पंचायत क्या करती है, जैसे पंचायत में बहुत बार क्या होता है, पीएम आवास आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तब आपको समझ में आएगी। जैसे पीएम आवास आते हैं, इन्हें कहते हैं PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर हम कहते हैं CMAY, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो इसके अंतर्गत लोगों को मिलते हैं क्या, लोगों को मिलते हैं आवास के लिए रुपए। ठीक, कितने रुपए मिलते हैं साहब? तो रुपए बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, रुपए मिलते हैं 1,10,000। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 1,10,000 रुपए की धनराशि इसमें स्वीकृत होती है। अब मान लो ये जो 1,10,000 रुपया है किसी के अकाउंट में भेजा गया, व्यक्ति के अकाउंट में आता है, हमारे अकाउंट में नहीं आता है, व्यक्ति के अकाउंट में आता है, जो लाभार्थी होगा उसके अकाउंट में जाएगा। अब उसके अकाउंट में जैसे ही ये 1,10,000 रुपया उसको दिया गया, उसने क्या किया, उसने इसको उड़ा दिया साहब। उसने दारू पार्टी कर ली, वो घूमने जम्मू कश्मीर चला गया, परिवार के संग खा पी लिया, उसने रुपया खर्च कर दिया, आवास नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में जो रुपया उसे आवास बनाने हेतु दिया गया था वो उसने बनाया नहीं,
तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी उस गांव के सचिव की होती है कि वह उस आवास को पूर्ण कराए। ध्यान रखना, जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी तो उस समय पे इस चीज़ की वजह से मैं बहुत परेशान रहा था, क्योंकि मेरी नई नौकरी थी और मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग कैसे अपना घर पूरा करवाएंगे, क्योंकि वो रुपया खा चुके थे। तब मैंने थोड़ा, जो मेरे सीनियर्स हैं और थोड़ा सा मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि हम इन्हें नोटिस भी जारी कर सकते हैं। और BDO साहब ने मुझे समझाया बहुत अच्छे से और मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। तब मैंने क्या किया, उनके खिलाफ़ नोटिस जारी करे, है ना। नोटिस में मैंने लिखा कि अगर जो है आपको जो धनराशि दी गई थी आवास बनाने के लिए, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया है और इस वजह से उस धनराशि की वसूली हेतु आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर आपने 3 दिवस के भीतर अपना आवास पूरा नहीं कराया तो। क्या होता है, जब आदमी को सरकारी कागज़ मिलता है ना, तो उसे टेंशन होती है। उस पर लिखा होता है 3 दिन में पूरा कराओ वरना हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई होती भी है। 3 नोटिस देने के बाद कार्रवाई हो जाती है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। और व्यक्ति के पास जब सरकारी कागज़ पहुंच जाता है, इस पर लिखा होता है कि आप सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगी, तो लोग डरते हैं इससे, वाकई में डरते हैं। और मैंने जिन जिन को नोटिस दिया वो सब लोगों ने अपने घर कंप्लीट करा लिए कुछ ही समय में। तो नोटिस का असर होता है, ठीक। तो एक तो तरीका ये है, अगर आप नोटिस दिया जाएगा और अगर नोटिस की अवधि में आपने वो काम नहीं कराया, जैसे एक नोटिस होता है, उसके बाद दूसरा नोटिस होता है, फाइनली तीसरा नोटिस होता है, 3 नोटिस के बाद कार्रवाई हो जाती है। तो 3 नोटिस के बाद जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी ही, FIR होनी है, पैसे की रिकवरी होनी है, पैसे पर ब्याज लग के रिकवरी होनी है, वो तो होगी। इसके साथ साथ चूंकि आपने पंचायत द्वारा जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा कर दी है, इसलिए आप पर अर्थदंड भी लगेगा। यानी इस चीज को आप अच्छे समझो, नोटिस की जो आपके ऊपर कार्रवाई होनी है, जो पैसा आपने 1,10,000 रुपए जो आप खा गए सरकार का, ठीक है, जिस काम के लिए आपको दिया गया था वो आपने नहीं किया, तो उसकी तो रिकवरी होगी ही, वो तो आपको देना ही है। इसके अलावा चूंकि पंचायत ने आपके खिलाफ नोटिस जारी किया और आपने उसको अवज्ञा कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो इस वजह से आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। किसके द्वारा? न्याय पंचायत के द्वारा आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। और वो कितना होगा? वो होगा 500 रुपया अधिकतम। तो ये भी एक इसमें नियम है कि अगर पंचायत कोई नोटिस जारी करती है तो आपको उस नोटिस का अवज्ञा नहीं करनी है, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उनका पालन करना है, उनका जवाब देना है। और अगर आप उस नोटिस की अवज्ञा करते हो तो ऐसी स्थिति में जो नोटिस के लिए जो धनराशि आपने, जिस धनराशि का दुरुपयोग किया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा न्याय पंचायत आपके ऊपर अधिकतम 500 रुपये का भी अर्थदंड लगा सकती है। यानी 1,10,000 रुपया तो ये, और फिर 500 रुपया और जोड़ दो, 1,10,500 रुपया आप पर दंड लग जाएगा, ठीक। और ज़्यादा पुराना हो गया तो सरकार इस पर ब्याज भी लगा लेती है। तो ये होता है पंचायत द्वारा जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा का प्रावधान। तो अगर पंचायत कोई नोटिस जारी करती है तो आपको उसको सीरियसली लेना है और उसका पालन करने का प्रयास करना है। जो चीज़ उसमें बताई जा रही है उसको देखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये है धारा नंबर 100। आगे बढ़ते हैं, आगे है धारा नंबर 102 जो हमारे काम की है, वही देखिए। धारा नंबर 102। अब आप पूछ सकते हैं बीच की कहाँ गई? तो बीच की हमारी किसी काम की नहीं है, जो हमारे काम की हैं वही चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। धारा नंबर 102 है पंचायत के निर्देश, यानी जो पंचायत ने निर्देश जारी किया है से क्षुब्ध का मतलब हो गया कि मान लो पंचायत ने कोई निर्देश जारी किया। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले इस चीज को लिख लेते हैं। कोई व्यक्ति 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। मैं आपको अधिकारी और प्राधिकारी में अंतर पहले ही बता चुका हूं। अधिकारी क्या होता है? अधिकारी होता है कोई व्यक्ति, कोई पद जिसे हम कहते हैं ऑफिसर। और प्राधिकारी क्या होता है? प्राधिकारी होती है कोई अथॉरिटी, कोई संस्था।
तो मान लीजिए पंचायत ने कोई निर्देश जारी किया, उदाहरण के लिए मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि मैं यही सब करता हूं। उदाहरण के तौर पर जैसे पंचायत में हमने सफाई हेतु अभियान चलाया साहब, ठीक है। अब लोग जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का घर है, ठीक, और यहां से उसके घर के जस्ट नीचे से जा रही है नाली। तो लोग क्या करते हैं, नाली के ऊपर सीढ़ियां बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उसने क्या किया, नाली के ऊपर सीढ़ी बना ली साहब। इस सीढ़ी का वह उपयोग कर रहा है। इससे होता क्या है, इससे होता है ये कि ये नाली जो है अब बंद हो जाती है। अब इसको जब साफ करने की बारी आएगी या मान लीजिए इस पर कोई मरम्मत करनी है, तो इतने इलाके में क्या है, इतने इलाके में साहब सीढ़ी है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगी, फिर यहाँ सीढ़ी पड़ गई, तो फिर ऐसी स्थिति में सफाई बाधित होगी। तो पंचायत ऐसा निर्देश जारी कर सकती है कि ये जितना, अब ये चूंकि क्या है, ये जो सीढ़ी बनी हुई है ये आपकी ज़मीन में नहीं है, ये पंचायत की ज़मीन पर है। नाली जो है सरकारी है, नाली पंचायत की ज़मीन पर है, ग्राम सभा की ज़मीन पर है, और ग्राम सभा की ज़मीन का मतलब हो गया सरकारी ज़मीन। और सरकारी ज़मीन पर अगर आप इंक्रोचमेंट करोगे, आप अतिक्रमण करोगे, तो फिर क्या होगा, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो बहुत बार देखा होगा कि जो लोगों के घर के बाहर पट्टियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, इन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो मान लो पंचायत ने आदेश जारी किया और कहा इन्हें हटाओ, सबको घाट ख़त्म करो, तो ये साहब ख़त्म भी होगा। तो ऐसे में मान लो अगर पंचायत ने कोई निर्देश जारी किया कि साहब ये अवैध अतिक्रमण से हटाया जाए, और आपकी सीढ़ी तोड़ डाली, या तोड़ने के लिए साहब आ गए और उस पर जो है हथौड़े वगैरह चल रहे हैं, आपको गुस्सा आया कि अरे मेरी सीढ़ी क्यों तोड़ी जा रही है, तो आप चाहें तो किसी सक्षम प्राधिकारी के पास 30 दिन के भीतर इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। अब आपकी शिकायत अगर जायज होगी तो उस पर सुनवाई होगी और उस कार्य को रोक दिया जाएगा। अगर सही होगी तो जांच के बाद रोक दिया जाएगा। और लगेगा कि नहीं आप व्यर्थ की शिकायत कर रहे हो, तो जो कार्य पंचायत करा रही है वो कराती रहेगी और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जैसे मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या हुआ साहब, मेरी जब स्टार्टिंग में पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में क्या है, एक बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन थी। उस सरकारी ज़मीन पर लोगों ने क्या किया, दुनिया भर का कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया, बड़ा सा कूड़ा घर बना दिया, और लोग वहाँ पर अपनी भैंसियाँ जो है, गैया भैंसियाँ बांधी उन्होंने स्टार्ट कर दी। मेरे पास सूचना आई कि साहब ये सरकारी ज़मीन है और इस पर जो है लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं और इसको साफ़ भी नहीं करने देते हैं, क्योंकि जब सफाई कर्मी वहाँ जाता है उस गड्ढे की सफाई करने के लिए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन थी, हम उसका कहीं और यूज़ कर सकते थे, तो जिनकी गाय भैंसें वहाँ बंधी होती थी वो बड़ा विरोध करते थे और उसे धमकी वगैरह देके भगा देते थे। मैं पहुँचा, मेरी एकदम नई पोस्टिंग थी, तो मैंने तुरंत ही जो है जेसीबी बुलवाई और पूरा का पूरा गड्ढा जो है उड़वा दिया, पूरा का पूरा गड्ढा जो है समतल करा दिया। हालांकि उनसे मेरी थोड़ा बातचीत भी हुई, उन्होंने मुझे धमकाने का भी प्रयास किया, लेकिन चूँकि मैं लोकल का ही था तो मैं उनके दबाव में आया नहीं और मैंने जो है उस कार्य को विधिवत तरीके से वीडियो साहब के सहयोग से पूरा करा दिया और उस ज़मीन पर जो व्यर्थ का अतिक्रमण था, जो गाय भैंसें बंध रही थी, उनको वहाँ से हटाकर उस सरकारी ज़मीन पर पुनः पंचायत का कब्जा कराया। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो किसी सक्षम प्राधिकारी के पास 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। अगर वो काम मेरे द्वारा किया गया गलत होता तो मुझ पर कार्रवाई भी होती, लेकिन चूंकि वो काम सही था और वो लोग स्वयं गलत थे, इसीलिए उन्होंने कहीं भी अपील नहीं करी। तो ये अधिकार है आप लोगों के पास, ठीक है, जनता के पास भी, और जो अधिकारी वहाँ काम करेगा, जो कर्मचारी वहाँ काम करेगा, उसके पास। ये है धारा नंबर 102। आगे बढ़ते हैं, आगे है धारा नंबर 105। धारा 105, धारा 105 क्या है? धारा 105 है पंचायत का, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचायत का कोई सदस्य अथवा अधिकारी किसी भवन / भूमि में प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण / सर्वेक्षण हेतु।
हाँ, अब इससे बात करते हैं ये क्या चीज़ है। ये है भैया, जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आपके काम आएगा। पंचायत का कोई भी सदस्य। अब पंचायत के सदस्य में मतलब कौन हो गए भैया, या तो भैया गांव के प्रधान जी हो गए, या सदस्य हो गए, है ना, ये लोग, अथवा कोई अधिकारी। अधिकारी कौन, तो सबसे पहले तो वीपीओ ही हो गया, या वीडीओ हो गया, या फिर कौन हो गए, हमारे एडीओ साहब हो गए, है ना, या फिर स्वयं बीडीओ साहब ही हो गए। तो ये लोग किसी भी भवन में, ये प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। भवन का मतलब पंचायत भवन सरकारी हो गया, बारात घर सरकारी हो गया, और किसी का घर भी जो पंचायत क्षेत्र में आ रहा है, या भूमि कोई जमीन हो सकती है, कोई खेत हो सकता है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। किसके लिए, निरीक्षण। यानी मान लीजिए किसी ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास के लिए 1,10,000 रुपया ले लिया, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है, तो आप उसके घर में जाकर के ये चेक कर सकते हो कि वह पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसने घर बनाना स्टार्ट कर दिया तो कितना बनाना स्टार्ट कर दिया, ये आप कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं। निरीक्षण का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन यानी चेकिंग। और सर्वेक्षण का मतलब क्या है, सर्वे। मान लो किसी ने आवेदन किया कि साहब मेरे घर में बुढ़ी माता जी है जिनकी उम्र 80 साल है, उनको पेंशन चाहिए, तो आप ये जाकर के चेक कर सकते हो घर में अंदर के वाकई में बुढ़ी माता जी की उम्र 80 साल है या नहीं है, या माता जी जीवित भी है या नहीं है। तो ये आपको अधिकार मिला हुआ है सर्वेक्षण करने का और निरीक्षण करने का। पंचायती राज एक्ट की धारा नंबर 105 के अंतर्गत जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आप इसे बहुत इस्तेमाल करोगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत होता है पंचायत में, यही चलता रहता है, निरीक्षण और सर्वेक्षण, निरीक्षण और सर्वेक्षण। ठीक है, जब भी लोग IGRS डालेंगे तो काय की डालेंगे साहब, इसी बात की डालेंगे, साहब हमें आवास दे दो। IGRS जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आपको दो ही तरीके की IGRS सबसे ज़्यादा मिलेंगी, साफ सफाई, नल और घर, आवास की। अब किसी ने मान लो IGRS डाली कि साहब हमें आवास चाहिए पक्का, हम कच्चे में रहते हैं, तो जाके आप चेक करोगे ना। चेक कैसे करोगे, या तो बाहर से ही आपको समझ में आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा तो आप अंदर भी जाओगे उसको चेक करने के लिए कि वाकई में पात्र है या नहीं, तो ये आपको अधिकार है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए अब यहां पे लिखता हूं प्रतिबंध, कि इसमें सामान्यतः प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध ये है कि सूर्यास्त अथवा, ऐसे लिखेंगे, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच निरीक्षण या सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। ये बात सही है कि आप किसी के घर का निरीक्षण कर सकते हैं, किसी के घर का सर्वेक्षण कर सकते हैं, किसी के घर में एंटर कर सकते हैं, आपको अधिकार है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में नहीं। यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का मतलब क्या हो गया, सूर्यास्त का मतलब हो गया सूर्य ढलने के बाद, और सूर्योदय का मतलब हो गया सूर्य उगने से पहले। मतलब क्या, ये रात की बात हो रही है। तो रात में किसी के घर ना घुसोगे कि रात में 11 बजे आप जो है चले गए किसी घर के, हमें चेक कराओ कि तुम्हारे यहाँ घर बनाया कि नहीं बनाया था, तो कोई तुम्हें मार डालेगा। भाई उत्तर प्रदेश है ये, यहाँ पे कोई समझेगा तुम चोर हो, तुम्हें पकड़ के बांध लेगा, रात भर मारेगा, फिर बताते रहना कि मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, कि मैं फलाना अधिकारी हूँ, फिर कोई नहीं सुनने का, तो मार पड़ेगी और सारा अधिकारी होने का भूत निकाल दिया जाएगा। तो ये पंचायती राज एक्ट भी कहता है कि आपको रात्रि में कोई भी निरीक्षण अथवा सर्वेक्षण नहीं करना है। अगर किसी घर में, दूसरा प्रतिबंध मैं आपको बता दूं, जो दूसरा प्रतिबंध है इसे मैं केवल आपको बता देता हूं, नोट नहीं करूंगा। दूसरा प्रतिबंध ये है कि जिस घर में आप एंटर कर रहे हो उस घर के धार्मिक रीति रिवाजों का, या उस घर की जो संस्कार हैं, या उस घर का जो संस्कृति है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो है घर में घुसे जा रहे हैं और इस तरीके से कुछ भी वहाँ पर कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी जो है इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए किसी मुसलमान के घर चले गए और वहाँ वो बैठ के पढ़ रहा है नमाज, और आप उसी के सामने जो है नाच रहे हो, या उसके जो नमाज पढ़ने का स्थान है वहाँ आप घुसे जा रहे हो। या किसी के घर में गए तो किसी के मंदिर में ही आप जूते पहन के चले गए, है ना, या किसी घर में जाके गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सब नहीं कर सकते आप, इस पर प्रतिबंध है। ठीक है, इसके अलावा जिस घर में आप एंटर कर रहे हो, अगर वहाँ महिलाएँ हैं तो आपको महिलाओं की प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप घर में घुसें तो महिलाएं किसी सुरक्षित जगह पर किसी कमरे में चली जाएं, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो आपके आने से। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और बाकी तो लोग ध्यान रखते ही हैं। जब आप नौकरी में आओगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे। कुल मिला के ये है नियम जो आपके सामने है, और ये है उस पर प्रतिबंध कि क्या क्या आपको नहीं करना है। ये है धारा नंबर 105।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें धारा नंबर 106, इसमें लिखेंगे पंचायत, ऐसे लिखेंगे ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के किसी भी सदस्य पर कानूनी कार्यवाही करने से पहले 2 माह पूर्व नोटिस या 2 माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। ठीक, तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना, या जो संसद के सदस्य होते हैं, तो उन पर कोई जब कानूनी कार्रवाई करनी होती है तो उसकी सूचना उन्हें पहले से उपलब्ध कराई जाती है। वैसा ही नियम हमारे पंचायत के सदस्यों के लिए भी है। ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत, न्याय पंचायत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन आ गए, आपके आगे प्रधान जी और आगे सदस्य। न्याय पंचायत में कौन आ गए भैया, न्याय पंचायत में आ गए सरपंच, सहायक सरपंच, ठीक है, और पंच आ गए इसमें, और आ गए सदस्य। तो इनमें से किसी पर भी अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए 2 महीने पूर्व इन लोगों को सूचना देनी होगी, तब आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले 2 महीने पूर्व नोटिस आपको देना होगा, तब आप इनके ऊपर कार्यवाही कर पाओगे। तो चूंकि ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस वजह से इनको ये सुविधा प्राप्त है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो न्याय पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इनको जो जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत भी इनको सुरक्षा मिली हुई है। जो सुरक्षा न्यायिक अधिकारियों को प्राप्त होती है, जज को प्राप्त होती है, ठीक है, वही सुविधा जो है न्याय पंचायत के सदस्यों को भी प्राप्त होती है। क्योंकि जिस तरीके से एक न्यायाधीश न्याय देने का कार्य करता है, वैसे ही न्याय पंचायत के सदस्य भी न्याय देने का काम करते हैं। इसके सरपंच, सहायक सरपंच भी न्याय देने का काम करते हैं, तो इनको भी जुडिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। और ये हुआ साथियों हमारा धारा नंबर 106 के साथ भाग 8 समाप्त। और कल की क्लास में या अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अध्याय 9 की, और फिर हमारा पंचायती राज एक्ट 1947 हो जाएगा समाप्त। ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैंने कहा उसको सदुपयोग कर लेते हैं और आपके लिए छोटा सा वीडियो बना देते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 8 समाप्त किया। अब केवल इसमें एक अध्याय बचा है, जो कि है अध्याय 9। उसके साथ हमारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 हो जाएगा समाप्त। जितने भी महत्वपूर्ण इसमें अधिनियम की धाराएं थी वो हमने पढ़ ली। अब इसमें कुछ मिसलेनियस जो पॉइंट है वो मैं आपको धीरे धीरे सारे जो है कवर करा दूंगा पंचायती राज के, और फाइनली हमारा पूरा का पूरा पंचायती राज कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मेरे से वो सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।